तो कैसे हो यारो? आशा करता हूँ सारे ठीक होंगे। एक्चुअली ना वो काफ़ी ज़्यादा मेरे थ्रोट पेन हो रखा था और 3-4 दिन से काफ़ी ढीली सी चल रही है तबीयत। तो आपका वो रेगुलर रहा नहीं गया मेरे से। अच्छा, मेरे को एक बात शेयर करनी थी कि मेरे को ना सच्ची काफ़ी कॉल्स आते हैं कि मतलब तू ना थोड़ा सा वो करा कर, हल्का मोटा जैसे फ्रैंक सी बातें होती हैं वो। तो चलो, मैंने ये एंड में डिस्कस करना था, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ऐसा होता है कि देखो, अभी इसके पीछे कैमरा नहीं है, देखो एक ना पूरा जैसे रूम होता है, ठीक है। अ, उसमें खाली बैठ के मैंने ऐसे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देख के बातें करनी है ऐसे, मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस हो जाए ना। मैं वैसे ऐसा नहीं हूँ सीरियस वाला, मैं हूँ काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हूँ। लेकिन ऐसे पहला तो ये है कि मेरा परसेप्शन ये है कि अगर मैं देखो, मैं एक आपके और मेरी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आई एम 18, ठीक है। आपका और मेरी एज में डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि फिर आप ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा लाइट लेना शुरू कर दोगे। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास अभी नॉलेज है जितनी हो सके मैं आपको दे सकूँ, लेकिन अगर आपने एक बार मेरे को लाइट ले लिया तो फिर आप उस उससे नहीं सुनोगे यार कि वहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस है हम में। वैसा नहीं कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, मतलब ये है कि पूरी शिद्दत से बात सुनो, उसको समझो। अगर आपको पता लगेगा कि हाँ एज में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं हंसी मजाक कर ही जा रहा हूँ, मतलब करूँगा, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो ये कि हाँ ये परसेप्शन है मेरा कि आप बिल्कुल ही लाइट ना ले जाओ। दूसरा, एक ना यार होता है ऐसे कि मेरे को आदत नहीं है कि एक खाली कमरे में बैठ के मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देख के अकेला बोली जा रहा हूँ। मतलब हाँ, धीरे धीरे जब ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा, आपका कोर्स पूरा होगा, मतलब आपको एट द एंड पता लगेगा कि स्टार्टिंग वाले लेक्चर थोड़े से थे ऐसे, हाँ मैं मानता हूँ। ये है कि अभी आदत नहीं है उतनी मेरे को, मैं उस चीज़ के लिए मानता हूँ मैं। तो जितना ट्राई हो सके मैं फिर भी रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा ना डिफरेंस रखना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं 5.2 से। बीच में काफ़ी बार मैं थोड़ा सा जाऊंगा क्योंकि मेरा गला अभी उतना साथ नहीं दे रहा यार। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए प्लीज़। ऐसे पढ़ रहा है यार आज। हाँ, अभी शायद आपको ना क्लियर होगा काफ़ी ज़्यादा। वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद पे वैसे भी कुछ दिखता है। तो अभी हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके कैसे पैटर्न्स होते हैं। बेसिकली आपको दो ही चीज़ें आती हैं, दो ही स्ट्रक्चर आते हैं। आगे लेवल पे जाके आपको शायद ज़्यादा है, लेकिन इस लेवल पे जाके आपको दो ही स्ट्रक्चर आते हैं, फंक्शनल डिविजनल। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, हम काफ़ी जल्दी इसको कवर कर लेंगे। तो पहले जो फालतू फालतू की बातें वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि कैसे रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, कि कैसा पैटर्न होगा, किस हिसाब से डिपार्टमेंट होंगे, किस हिसाब से सब डिपार्टमेंट होंगे। तो उस हिसाब से पूरा पैटर्न सेट किया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन कि कैसा हम अपने अंदर अपना स्ट्रक्चर रखेंगे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। उसकी यूसेज उसके काम के हिसाब से उसका अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। Organization structure refers to that specific pattern of relationship which is created during organization process. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो राइज होता है कि ये जो पैटर्न है या ये जो डिज़ाइन है, क्या वो सभी में सिमिलर होता है? इसका आंसर होता है नहीं, ये सभी में सिमिलर नहीं हो सकता। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज कर सकती है। उसके बाद कहते हैं वो, therefore organization structure is designed in accordance with these characteristics of the enterprise. बस देयर कैन बी मैनी फॉर्म्स ऑफ डिजाइन, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है। और अगर एक बार आप डिसाइड भी कर लो, उसमें फिर भी चेंजेस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, ठीक है। इसलिए कंक्लूजन यही है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कोई भी एक स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन नहीं है, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनाए, मतलब अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो। ये काफ़ी इसकी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स है, डिज़ाइन है, और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आगे चैप्टर में दिया है। तो हाँ जी, यार डेफिनेशन पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये थोड़ा सा टॉपिक, ये शायद एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है कि एक सुपीरियर अपने अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स को मतलब संभाल सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। मतलब आप खुद के एग्जांपल ले लो, आप समझो आप बड़े हो गए, आप मतलब कितने के बच्चे कंट्रोल कर पाओगे अपने अंडर?
तो ये उस चीज़ को कह रहा है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजर। जनरली कितना, 5-6, उससे ज़्यादा कितना ही कर लेगा। आप कितने कर लोगे मेरे को आप बताओ। इतना ही कंट्रोल होता है, 5-6 बंदों को अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और क्या। आगे है डिज़ाइन फॉर्म, किस किस डिज़ाइन के होते हैं, ठीक है। कि उसकी क्या मतलब कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो इंसान है वो काम कर रहे होते हैं एंटरप्राइज में सर्टेन जॉब्स पे, और क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो वो है ऑब्जेक्टिव वो तभी अचीवेबल है कि उनको एक अथॉरिटी भी दी गई हो उस काम को करने के लिए। तो अथॉरिटी किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द नेचर ऑफ जॉब, जो कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब in every enterprise to think how authority to be given to the employees. There can be some difference in the nature of work in different enterprises. It means because of the different nature of the work, method of distributing authorities responsibilities will also be different. In other words, different business enterprises have separate organization structure. सब फालतू है, आप मेरी बात सुनो। दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल डिविजनल। मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लिप कर रही है, तो बस थोड़ा सा बुक की तरफ ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। एक्चुअली सारा कुछ हो रहा है मेरे को, जुकाम खांसी वगैरह सब सिम्टम्स है मेरे में। तो बस करियो अभी। अभी एक तो ना जो मेरी आई साइट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, क्योंकि मैं इसी चीज़ पे काम करता रहता हूँ कैसे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और अच्छा बना सकूँ। तो बस ये है कि बुक खोल के हमेशा ये नहीं कि पूरा एक आपको फुल 100% मिलेगा। मैं ट्राई करता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत चूक रह जाती है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए कीजिए, ठीक है। फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल होता है कि जब हम पूरे एंटरप्राइज को हम एक्टिविटीज़ के द्वारा बांट देते हैं। हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटीज़ के द्वारा बांट देते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा यही स्ट्रक्चर रखा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा यही स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। इसमें जितने भी फंक्शन है सिमिलर नेचर के, उनको एक डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसमें ऐसे डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है और उनके आगे सब डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं हर एक डिपार्टमेंट के। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 3 सब डिपार्टमेंट है, सेल, एडवर्टीजमेंट, मार्केट रिसर्च, ठीक है। द मैनेजर ऑफ सब डिपार्टमेंट्स आर आंसरेबल टू द, जो सब डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा वो मेन डिपार्टमेंट के मैनेजर के लिए अकाउंटेबल होगा, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए जैसे शेयर होल्डर, उनके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके नीचे जनरल मैनेजर के नीचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के नीचे सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट। इसका जो वो हेड होगा, ठीक है, इसका जो हेड होगा वो इसके लिए अकाउंटेबल होगा, ठीक है, वो इसके लिए अकाउंटेबल होगा। इसके एडवांटेजेस क्या है? देखो मेरी बात सुनो, जब आप हर एक एक्टिविटीज को उस हिसाब से बांट देते हो तो आपको स्पेशलाइजेशन अचीव होता है, ठीक है। उसके बाद एक ना जैसे एक्टिविटीज को उस हिसाब से बांटा जाता है जैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहे, तो उससे क्या है कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है। जैसे जितने भी पर्सन्स हैं वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने काम के, ठीक है। तो इससे ना कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिपार्टमेंट में एस्टेब्लिश हो जाता है। मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है। वो कैसे? क्योंकि एक ही काम को बार बार करके ना आपका ना हाथ खुल जाएगा। जैसे कहते हैं ना, एक काम बार बार करो आपका हाथ खुल जाएगा, उससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आता है मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ना काफ़ी ज़्यादा जो डुप्लीकेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट हो जाती है। जैसे जो फंक्शन है फाइनेंस का वो सिर्फ फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करेगा या फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया जाएगा, तो 2-3 डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इससे पॉसिबल है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है और बाकी रिसोर्स है वो एक्टिवली काम करे। ट्रेनिंग फैसिलिटेट की जाती है। एक सेकेंड। हाँ जी, तो इस वाली ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में ट्रेनिंग फैसिलिटेट की जाती है। वो वैसे इट फैसिलिटेट द ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल एज द फोकस इज ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल। मतलब आपको इतना ही काम करना है तो आपको काफ़ी जल्दी वो काम सिखा दिया जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है कि जो
फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज के रिलेटेड सिखाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन, हर एक एक्टिविटी को एक इक्वल वेटेज दी जाती है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, मैनेजरियल एफिशिएंसी, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ट्रेनिंग फैसिलिटेट की जाती है, इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस। आगे आते हैं लिमिटेशंस पे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की इग्नोरेंस होती है, वो कैसे, हर एक डिपार्टमेंट का हेड है वो अपना क्या कहते हैं अपनी नेचर के हिसाब से काम करेगा, जिससे वो उसको ये नहीं परवाह कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे क्या नहीं। वो उसको ये है कि बस उसका डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स है जो उसको उससे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं या उसको ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं वो अचीव करे। उसको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना है, इसलिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक क्या कहते हैं अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो गुड क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि उसको ये नहीं दिख रहा कि हाँ जो हमारा वो है कस्टमर है वो मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं उसको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, इससे वो अपनी डिपार्टमेंट की छवि बढ़िया बना रहा है कि हाँ अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट। लेकिन उससे तो जो ऑर्गेनाइजेशन घाटे में जा रही है ना, क्योंकि जब हमें खरीदना ही मीडियम रेंज प्रोडक्ट है तो इतना अच्छे क्वालिटी का बना के कोई फायदा ही नहीं है। डिफिकल्टी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जब हर डिपार्टमेंट अपने अपने बारे में सोचेगा तो अपने अंदर तो चलो ठीक है हम अच्छा कोऑर्डिनेशन बना लेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ वो बॉन्डिंग नहीं बनती। तो वही हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करता है, इसलिए कोई डाउट नहीं कि उनके अंदर तो कोऑर्डिनेशन बन जाए लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं बनती। कंफ्लिक्ट हो जाता है इंटरेस्ट का, जो हर एक डिपार्टमेंट है ठीक है हेड वो चाहता है कि वो फंक्शनल एम्पायर बने। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी। तो जो हर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट का हेड है वो कहता है कि वही बस वही अपना सभी जगह प्रधान बने, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड करता है। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड करता है जिससे एक दूसरे के बीच झगड़े होते हैं। फिर आता है हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, कि जो मैनेजर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं, उनको दूसरे डिपार्टमेंट या तीसरे डिपार्टमेंट का काम नहीं आता होता। इसलिए ठीक है एक लेवल तक डेवलपमेंट होती है लेकिन उससे आगे डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कहते हैं ईच एम्प्लॉय स्पेशलाइज ओनली इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द जॉब। इसकी सूटेबिलिटी क्या है, जहाँ पे बिजनेस साइज लार्ज है, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन चाहिए, जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है अथॉरिटी की, जहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट, ये याद रखिए, जहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचा जाता है। उसके बाद जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट बेचे जाते हैं ऊपर और इसमें यही फ़र्क है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट बेचा जाता है डिविजनल, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उसमें ना फिर प्रोडक्ट के हिसाब से बांट देते हैं, पहले में एक्टिविटीज़ के हिसाब से, इसमें प्रोडक्ट के हिसाब से। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पूरे एंटरप्राइज को बांट देना अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। ये हर एक तरह के कर सकते हैं, हर एक तरह के बेसिस पे बना सकते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल एरियाज पे बना सकते हैं, कस्टमर ग्रुप्स में बना सकते हैं। जैसे बिजनेस एंटरप्राइज है काफ़ी तरह के गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो वो उसकी जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट होती है, ना कि उसके फंक्शन के हिसाब से। इसलिए ये ना कांस्टेंट फेयर, अगर ऐसा ना करो तो कांस्टेंट फेयर बना रहता है कि आपका मार्केट में एक प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू हो जाए, दूसरा प्रोडक्ट लो सफ़र कर रहा हो। इसलिए consequently some product will be sold in greater number while the other find little market। ऐसी सिचुएशन आप फेस ना करनी पड़े, इसलिए हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना वो हम बना देते हैं, डिवीजन बना देते हैं। तो हर जो हेड होता है डिवीजन का वो सारे फंक्शन की तरफ देखता है, जैसे ऊपर सारे फंक्शन थे ना, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग। तो ऐसे हर प्रोडक्ट के अपने अलग अलग होंगे, जैसे मेटल प्रोडक्ट के हर एक का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सोनल, प्लास्टिक आलम प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है। इस हिसाब से बांटा गया, इसलिए ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, जो डिविजनल हेड्स की उनकी अच्छी तरह से वो होती है डेवलपमेंट, क्योंकि उनको प्रोडक्शन का भी पता, मार्केटिंग का भी पता, रिसर्च का भी पता, फाइनेंस का भी पता, तो उनको अच्छे से सभी चीज़ों में प्रोफिशिएंसी होती है, सारे काम अच्छे से करने आते हैं। डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड,
जो उनकी सारी एक्टिविटीज होती है वो इंडिपेंडेंटली कैरी की जाती है, इंडिपेंडेंटली किया जाता है काम, इसलिए हम उनका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से असेस कर सकते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट में, कौन सा प्रोडक्ट लॉस में, और जो हम हमारा प्रोडक्ट लॉस में होगा उसको हम मतलब बाहर निकाल सकते हैं, उसका हम प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं। जल्दी डिसीजन मेकिंग हो जाती है, जैसे हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ उससे सलाह ली जाए, ये वो किया जाए, इसलिए जल्दी डिसीजन हो सकते हैं, एक्सपेंशन हम जल्दी कर सकते हैं। जैसे हर एक प्रोडक्ट का अपना मार्केट है, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का अपना मार्केट है, तो अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मतलब पहले वाली प्रोडक्ट की मार्केट को कोई छेड़ने वाली ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एवरी प्रोडक्ट सेपरेट डिवीजन इज ओपन, ठीक है। इफ अ कंपनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इट कैन बी इंट्रोड्यूस इजीली विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिवीजन, इसलिए एक्सपैंड कर सकते हैं। हाँ जी, तो एक्सपेंशन भी हो सकती है इसकी आराम से। इसकी लिमिटेशंस क्या है? चलो वही है जो पहले थी, अपने अंदर तो चलो हर कोई बढ़िया है, लेकिन एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट होगा। वो क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है उसकी सुपरमेसी हो, हर कोई अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाहता है, हर कोई चाहता है हमें ज़्यादा रिसोर्सेज मिले। तो हाँ जी, उससे क्या होगा, एक दूसरे के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा और डुप्लिसिटी होती है काम की। देखो वही प्रोडक्शन, वही मैन्युफैक्चरिंग, वही मार्केटिंग, वही फाइनेंशियल, एक प्रोडक्ट का वही प्रोडक्शन, वही मार्केटिंग, वही फाइनेंशियल दूसरे प्रोडक्ट का, तो यार कितना काम अलग अलग करना पड़ेगा, हर एक की अलग प्रोडक्शन, हर एक की अलग मार्केटिंग, हर एक की अलग फाइनेंस, तो कितना वो है, मतलब कितनी कॉस्ट आएगी, कितना मिसयूज होगा रिसोर्सेज का। एक सेल्फिश एटीट्यूड होता है कि हर डिवीजन चाहता है कि उसकी इमेज ज़्यादा अच्छी हो, इसलिए वो बनाता है कि दूसरे को नुकसान करके भी अपनी इमेज अच्छी बनाने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं सेल्फिश एटीट्यूड। इससे एक पूरा जो कंसर्न है, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लॉस होने का चांस होता है। इसकी सूटेबिलिटी क्या है? जब आपका प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो, ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग मेथड्स चाहिए अलग अलग, जहाँ पे सच्ची में लार्ज हो कंसर्न का साइज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जिसकी फॉर्मेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क होती है, डिवीजन की ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट होती है, स्पेशलाइजेशन होती है जॉब की, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन होती है प्रोडक्ट की। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखना कि किस कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता एडवर्स रिजल्ट्स की, जबकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जैसे दो प्रोडक्ट थे, किसी भी कोई भी एक प्रोडक्ट का नहीं वो मतलब ग्राफ सही आ रहा कि मतलब कोई प्रोडक्ट लॉस में जा रहा है, तो पता लग ही रहा है वो, तो उसमें डिविजनल मैनेजर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ नहीं सकता, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से ले सकते हैं। आगे मैनेजरियल डेवलपमेंट, जो फंक्शनल होता है उसमें ना काफ़ी ज़्यादा कम वो होती है, इसलिए लिमिटेड डेवलपमेंट होती है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा काम सीखने को मिलता है। इसमें ज़्यादा डुप्लीकेशन नहीं होती, मतलब एक प्रोडक्ट का एक ही काम करने होते हैं, तो इसमें कम चार्जेस लगते हैं, दूसरे वाले में ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, क्योंकि हर एक का अलग अलग बनाना पड़ता है। आगे आता है कोऑर्डिनेशन, ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स वर्क एज पर देयर ओन डिस्कशन, मतलब हर कोई अपने हिसाब से काम करता है, तो कोऑर्डिनेशन बनाना डिफिकल्ट होता है। दूसरे वाले में अगर आप दूसरे डिवीजन की बात ना करो, अगर एक प्रोडक्ट का डिवीजन हो, तो उसमें यार मेरी बात सुनो, पहले थे हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट, ठीक है, अब हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग है, ठीक है, मतलब पहले था वैसे ही बिखरे बिखरे बिखरे, लेकिन जब सभी को एक कमरे में डाल दिया, जब सभी को एक कमरे में डाल दिया तो उनका भी कोऑर्डिनेशन बन गया। पहले अपने आप के अंदर था, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं बना फंक्शनल में, लेकिन डिवीजन में हर एक को एक कमरे में डाल दिया, हर एक डिपार्टमेंट को भी उसको इकट्ठा कर दिया, जिससे उनमें भी कोऑर्डिनेशन बन गया, ठीक है। दूसरे डिवीजन की बात नहीं कर रहा, दो डिवीजन में नहीं बनेगा, लेकिन एक दूसरे के एक डिवीजन के अंदर जो एक्टिविटीज है उसमें तो बन सकता है ना। ये कब यूज होता है? जहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचा जाए, ये कहाँ पे जब एक से ज़्यादा बेचा जाए, तो ठीक है। आपका 5.2 मैंने पहले कहा था काफ़ी आसान है, 5.3 भी है, लेकिन वो मतलब हल्के से थोड़ा सा कहें कि इससे तो हल्का सा ज़्यादा ही है, हर एक चीज़ के इंपॉर्टेंस बार बार दिए हुए हैं। तो चलो अभी थोड़ी देर में करते हो, इसके लिए थैंक यू। ओके।